चेक 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 चेक, आवाज नहीं आ रही माइक की, चेक। I'll just message the virtual students. चलो शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। So very good evening to all my dear friends. Good evening to all my virtual students. I hope you all are good. आज का जो दिन है वो काफी खास दिन है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विथ योर एंड माय फेवरेट एक्ट विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो हमने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, अलॉन्ग विद दैट ब्रीच अगर होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, अलॉन्ग विद दैट कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। हमने लास्ट टॉपिक जो फाउंडेशन में छोड़ा था दैट वाज रिलेटिंग टू कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 was in our CA फाउंडेशन करिकुलम। बट वहां पे एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां पे एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमने पढ़ना बाकी है, विच वी विल बी डूइंग हियर, दैट इज इन CA इंटर। अगर हम पूरे एक्ट की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट मींस आर इंस्टीट्यूट, ICAI ने इस एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स इन CA फाउंडेशन and all the provisions relating to special contracts will be taught to you in CA Inter. But before actually starting with the syllabus, I want to give you all a brief introduction about the sections and the content of this act. जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया, सारे जनरल प्रिंसिपल्स जो थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस, ब्रीच, कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, दीज बेसिक प्रिंसिपल्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 1 to सेक्शन नंबर 75 which was a part of CA फाउंडेशन सिलेबस। उसके बाद देखो, उसके बाद इस एक्ट में एक्चुअली तो सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123 जो है, 76 से लेकर 123 ओरिजिनली जब एक्ट बनाई गई थी इन द ईयर 1872, तो ये एक्ट बहुत बल्कि एक्ट थी। जब 1872 में जब ये एक्ट बनाई गई थी, इट वॉज अ वेरी बल्कि एक्ट।
तो हमने क्या किया था इन द ईयर 1930 में हमने क्या किया, सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123 को ये एक्ट में से हटा ही दिया। और इन सेक्शंस के बदले में हमने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल में किया हुआ है। सो बेसिकली ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी सारे सेक्शंस थे रिलेटिंग टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, उन सेक्शंस को हमने हटा दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और उसके बदले में हमने एक नया एक्ट लाया जिसको हम कहते हैं एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसी के 2 साल बाद हमने क्या किया, इस एक्ट में से जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे, पार्टनरशिप कैसे क्रिएट करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, क्या माइनर को आप एडमिट कर सकते हो इन अ पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनर अगर एडमिट हुआ, रिटायर हुआ, डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी ने अगर रिजाइन किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होती है, ये सारे प्रोविजंस जो थे विच वर ओनली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पार्टनरशिप, उसको भी ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया। और उसके बदले में वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एक्ट विच वाज नोन एज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब ये जो प्रोविजंस थे वो ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, सेक्शन नंबर 239 से सेक्शन नंबर 266। सो बेसिकली ये पूरी की पूरी एक्ट जब 1872 में बनाई गई थी, 1872 में 1 सितंबर 1872 को जब ये एक्ट बनाई गई थी, इस एक्ट में कुल मिला के 266 सेक्शंस थे। बट 1930 में हमने क्या किया, 76 से 123 को हटा दिया और हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में किया है। 2 साल बाद 1932 में हमने सेक्शन 239 से सेक्शन नंबर 266 को भी हटा दिया और उसके बदले में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया विच इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर आज हम लोग इस एक्ट को देखते हैं, आज जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि 1 से 75 तक के सेक्शंस है और फिर 75 के बाद डायरेक्टली 124 आ जाता है। 75 के बाद डायरेक्टली सेक्शन नंबर 124 आ जाता है एंड 124 से लेकर रहता है अप टिल सेक्शन नंबर चाइनीज में को 238। अब ये सारे सेक्शंस जो है, these sections are a part of our CA inter syllabus. All these sections are a part of our CA inter syllabus. और ये sections में कवर होते हैं आपके 5 types of special contracts. फाउंडेशन में आपने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े और इंटर में आप पढ़ने वाले हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या पढ़ने वाले हो? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको इंटर में पढ़ना है। कौन से 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। कौन से बोले तो? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। आज इन सभी 5 टाइप्स के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने वाली हूं। अलोंग विद दैट इंडेमनिटी आज हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। सबके बारे में इंट्रोडक्शन तो होगा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ वी विल ऑल्सो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी टुडे। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट है? स्पेशल, मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ तो चीज खास है। जैसे कि आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो आपने फाउंडेशन में भी किया था। फाउंडेशन में ना आपने पढ़ा था रिलेटिंग टू बेलमेंट। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसके नीचे आपने उसके एक्सेप्शंस भी देखे थे।
और वो एक्सेप्शन में आपने बेलमेंट भी देखा होगा और एजेंसी भी देखा होगा। तो अब देखो, ऐसे तो हम कहते हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो खास है, कुछ तो स्पेशल है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 10 में दी गई है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स एज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट ये जो 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जो हम लोग देखने वाले हैं आज से, जिसकी शुरुआत होने वाली है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। मतलब इसमें कुछ तो चीज खास है जो जनरल से अलग है, और इसीलिए इनको हम कहते हैं एज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी, हल्की सी झलक मैं आपको देती हूं। इंडेमनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity? Virtual students, I hope you all are with me. Please pay attention. Sit straight like good children, your eyes and ears open. Okay? सुनो, indemnity में क्या होता है? Indemnity में basically one party is promising the other कि अगर आपको लॉस हुआ, I will make good the losses. अगर आपको लॉस हुआ, आई विल मेक गुड द लॉसेस। लॉसेस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वी डोंट नो, लॉसेस हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। अगर लॉस नहीं हुआ अच्छी बात है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बट अगर कल जाके से अगर लॉस हो गया, then we will make it sure that we are making good the losses. So basically we are trying to save the other person from suffering losses. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक सबसे सिंपल एग्जांपल और क्लासिक एग्जांपल इंडेमनिटी का होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। से मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया है। मैंने क्या किया? अपनी कार का इंश्योरेंस लिया है। अब जब मैं अपनी कार का इंश्योरेंस लेती हूं, व्हाट एम आई डूइंग? The insurance company is promising me, insurance company is promising me कि हे मैम, आप टेंशन मत लीजिए, कल जाके अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ नुकसान हो जाता है, जो भी आपको खर्चा आया है, ये खर्चे की भरपाई हम करवा के दे देंगे। ये खर्चे की भरपाई हम आपको करवा के दे देंगे। तो अब आई एम अ लिटिल लेस वरिड अबाउट माई कार because I am paying the premium for my car and now I need not worry कि अगर कल जाके अगर कुछ स्क्रैच वैच आ भी गया BMW कार में, या कुछ एक्सीडेंट भी हो गया, बम्पर वम्पर उड़ भी गया, I am not worried कि लाखों का खर्चा हो जाएगा। मुझे पता है अगर खर्चा हुआ भी तो अब ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खर्चे की भरपाई करवा के दे देगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट क्योंकि इंश्योरेंस लिया है, मतलब कि एक्सीडेंट होने ही वाला है, दैट इज जस्ट फॉर माय मेंटल सेटिस्फैक्शन। नहीं हुआ एक्सीडेंट तो क्या बात है, अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर कल जाके कुछ हो भी गया गाड़ी को, तो फिर आई नीड नॉट वरी, आई नो मेरे खर्चे की भरपाई ये इंश्योरेंस कंपनी करवा के दे देगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूं विच इज वेरी रेलेवेंट टू दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकली। मैंने हमेशा प्रॉमिस किया अपने स्टूडेंट्स को कि सब्जेक्ट जरूर थ्योरेटिकल है बट अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है। एकदम सॉलिड एग्जाम्पल है। ये वीडियो को आप देखो, उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाली हूं। पहले आप देख लो वीडियो, फिर मैं सवाल पूछूंगी आप लोगों को। एक मिनट। Watch this video. It is a scene from a very classic movie, Titanic. Okay, ये कुछ 3-4 मिनट का वीडियो क्लिप है, इसको देख लीजिए and then I'm going to ask you questions relating to our concept. ठीक है? देखो यहां पे क्या हुआ था,
This is a movie which is based on a real incident that had happened long time back. एक ship थी, a cruise ship, जिसका नाम था Titanic. And then there were certain companies which had taken the insurance on this ship. इसमें one of the companies which had taken insurance on the ship was known as the White Star Line Insurance Company. The White Star Line Insurance Company. और इस शिप के ऊपर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था. मतलब बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, अगर कल जाके कुछ अनहोनी हो गई, जो एक्चुअली हुई, तो जो भी इस नुकसान, इस शिप के डूबने की वजह से नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई जो है वो ये इंश्योरेंस कंपनी देने वाली थी. एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमने कभी सोचा नहीं था वो हो गया. एंड द शिप, ओके, इट क्रैश्ड विथ अ बिग आइसबर्ग, और विद इन जस्ट 2 hours 40 minutes the whole ship sank into the North Atlantic. And almost everyone, okay, अगर आप देखते हो यहाँ पे there were lifeboats for only half of the passengers that were being carried by Titanic. But पते की बात ये है कि यहाँ पे हमने इस क्रूज के ऊपर भी, इस शिप के ऊपर भी इंश्योरेंस लिया था. तो अगर हमने इंश्योरेंस लिया है और ये शिप सच में डूब जाती है, आप लोग मुझे बताओ, इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट रहेगा क्या हमें मिलेगा? जो शिप का ओनर था उसे क्या इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा? और यहाँ पे वैसा ही हुआ कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी, द व्हाइट स्टार लाइन इंश्योरेंस कंपनी, हैड टू गिव amount equivalent to $133 billion, which was today's worth. इतना वर्थ उन्हें इंश्योरेंस का क्लेम देना पड़ा to the persons who had taken the insurance on this particular ship. तो यहाँ पे क्या है? 2 पार्टीज है. एक व्हाइट स्टार लाइन इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे जो टाइटैनिक शिप के ओनर्स है. इन कंपनी के लोगों ने वादा किया शिप के ओनर्स को कि कल जाके आपके शिप को अगर कुछ हो जाता है, यू नीड नॉट वरी, वी विल मेक गुड द लॉसेस. और रियलिटी में क्या शिप को कुछ हो गया? शिप ही सिंक हो गई, पूरी की पूरी शिप, इट सैंक इनटू द ओशन एंड इट वाज नो मोर. तो ऑब्वियस ही बात है, ये खर्चे की भरपाई अब इस इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ी. दिस वाज वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज. इसके अलावा भी दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज थे जिन्होंने टाइटैनिक शिप के ऊपर इंश्योरेंस लिया था, बट दिस वाज द मेन कंपनी, यस, जिसने मेजर इंश्योरेंस इस शिप का करवाया था. एंड 30 दिनों के अंदर इंश्योरेंस वाज बीइंग पेड टू द ओनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर शिप. 30 डेज के अंदर इतना बड़ा हैवी अमाउंट जो है इस शिप के ओनर्स को दिया गया. सो बेसिकली इंश्योरेंस इज ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे से उनका कैलकुलेशन गलत हो गया. दे थॉट दैट द शिप विल नेवर सिंक, but the ship sank and they had to give the insurance claim amount within a period of 30 days. So this is nothing but it is a classic example of a contract of indemnity. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? Indemnity, जहां पे one party is promising the other to make good the losses. अगर losses हुआ तो हम losses को make good करेंगे. जरूरी नहीं है that the losses might be suffered. But अगर loss हुआ, we will be making good these losses. Yes or no, guys? Yes. Second, अगर आप देखते हो, is a contract of guarantee. कौन सा contract है? Contract of guarantee. What do you mean by a contract of guarantee? Guarantee के contract में क्या होता है? There is a debtor and there is a creditor. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है और आप हो. आप बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि अभी देखो मैं सीए बन गया, अब जॉब वॉब लग जाएगी या प्रैक्टिस वैक्टिस शुरू हो जाएगा, बट नाउ आई कैन नॉट गो ऑन माई बाइक टू माई क्लाइंट्स. अब मैं भी सीए बन गया हूं, आई वॉन्ट टू यू नो हैव अ ओन्ड कार. और अब कार के लिए चाहिए पैसे. वो पैसे तो अभी आपके पास है नहीं, तो आप सोचते चलो हम बैंक के पास जाते हैं और लोन ले लेते हैं.
ठीक है, सो यू गो टू द बैंक, यू अप्लाई फॉर अ लोन, बैंकर कहता है हम आपको लोन दे देंगे, वी हैव फुल फेथ इन योर डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वी नो यू विल गेट a nice job and handsome amount of salary और सब कुछ होगा, agreed, but now just for security purpose, बैंकर कह रहा है just for security purpose एक गारंटर को लेके आ जाओ, so that we are also rest assured कि हमारा ये debt जो है it does not turn out to be bad. Agreed, इस पे कोई शक नहीं है कि आप रिपे नहीं करोगे, बट एक्सक्यूज मी, ओनली फॉर आवर सेफ्टी वी वांट अ गारंटर. तो फिर आप मेरे पास आते हो, कहते हो कि मैम, ओ मैम प्लीज हमारे बिहाफ पे आप गारंटी दे दीजिए. तो अब देखो मैं क्या गारंटी दे रही हूं, मैं अब बैंकर को कह रही हूं यू आर द बोरोवर, द बैंकर इज द लेंडर. हु आर यू? बोरोवर. हु इज द बैंकर? लेंडर. और मैं गारंटर हूं. मैं बैंकर को कह रही हूं हे बैंकर, आप ये लोन का अमाउंट इस बच्चे को दे दो, मुझे पता है ये बच्चा सिंसियर है, अच्छी नौकरी लग जाएगी, पैसा कमाएगा और आपको लोन का अमाउंट रीपे कर देगा. अगर इसने रीपे नहीं किया बैंकर तो मैं कर दूंगी. अगर इस बच्चे ने रीपे नहीं किया तो मैं कर दूंगी. ऐसा मैं किसको कह रही हूं? बैंकर को कह रही हूं. सो आई एम द गारंटर, आई एम द गारंटर, आई एम टेकिंग गारंटी ऑन योर बिहाफ, यू आर द डेटर एंड द बैंकर इज द क्रेडिटर. देखो दो व्यक्ति जो बोरोवर और लेंडर होते हैं ना, बोरोवर और लेंडर के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है. जो व्यक्ति पैसे दे रहा है मतलब लेंडर, मेरे केस में एग्जाम्पल में बैंकर, इज नोन एज अ क्रेडिटर. जो बोरो कर रहे हैं ना फंड्स, आप लोग होते हो डेटर. और मैं आपके बिहाफ पे गारंटी दे रही हूं बैंकर को कि हे बैंकर आप इस बच्चे को लोन दे दीजिए. मैं गारंटी लेती हूं कि ये बच्चा पैसे देगा. और आप टेंशन मत लीजिए बैंकर, अगर इस बच्चे ने पैसे नहीं दिया ना, आई हैव एन अकाउंट विथ यू, यू डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम माई बैंक अकाउंट. बट मेरे को इतनी गारंटी है इस बच्चे पे कि वो नौबत आएगी ही नहीं और वो समय के अनुसार आपको लोन का अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करता ही जाएगा. इसी को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तीन पार्टीज होते हैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, डेटर, क्रेडिटर और गारंटर. डेटर, क्रेडिटर और गारंटर. गारंटर वो व्यक्ति है जो गारंटी दे रहा है, जिसके बिहाफ पे वो गारंटी देता है वो डेटर होता है, और जिसको गारंटी दी जा रही है उसे कहते हैं एज द क्रेडिटर. मतलब बताओ मुझे बैंकर कौन है? क्रेडिटर. आप लोग कौन हो? डेटर. और मैं कौन हूं? गारंटर. मैं कौन हूं? गारंटर. उसी को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या कहते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज होते हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड गारंटर. गारंटर को कभी कभार कहते हैं श्योरिटी. क्या कहते हैं बोलो तो? श्योरिटी. बिकॉज ही इज मेकिंग थिंग्स श्योर. क्योंकि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगी. मैं बैंकर को रेस्ट अश्योर्ड ये श्योरिटी दे रही हूं कि उसको उसका दिया गया पैसा वापस मिल जाएगा. या तो वो देगा या तो मैं दूंगी. ही इज सेफ एंड साउंड. उसको तो उसका पैसा मिलने ही वाला है. इसी को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ था इंडिया में ही. आई मीन इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया. इस चेहरे को आप जानते होंगे, आपके चहीते Vijay Mallya. And you know that Vijay Mallya's company had taken loans from various banks. विजय माल्या की जो कंपनी है उसने बहुत सारे बैंक से लोन लिया था. बहुत सारी बैंक्स थी जिसमें से one of the banks was Bank of Baroda. One of the banks from which the company had taken loan was the Bank of Baroda. ऐसे तो बहुत सारी बैंक्स थी. एक मिनट, I'll just check if that information is there.
ये देखो, पंजाब नेशनल बैंक से 800 करोड़ का लोन, आईडीबीआई बैंक से 800 करोड़ का लोन, आपको नजर आ रहा है, पर्पल में हाईलाइट किया है। बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़ का लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़ का लोन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 410 करोड़ का लोन इसकी बनाई गई कंपनीज ने लिया था। अब एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ था, वो ऐसा हुआ था दैट 550 करोड़, आपको दिख रहा है, was a loan amount that was taken from Bank of Baroda. Okay, 550 crore का loan was taken from a very famous bank, which is the Bank of Baroda. और जब Bank of Baroda ने ये लोन दिया था to the company which was incorporated and managed by Mr. Vijay Mallya, इस लोन के गारंटर थे, इस लोन के एक गारंटर थे। और ये जो गारंटर है, यू विल नॉट बिलीव, इस गारंटर का नाम था मिस्टर मनमोहन सिंह। एंड दिस मिस्टर मनमोहन सिंह was the alleged guarantor for the loan given by Bank of Baroda to the company. किसने किसको लोन दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 करोड़ का लोन विजय माल्या की कंपनी को दिया है, जिसके गारंटर मिस्टर मनमोहन सिंह है। बाद में नो नॉट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मैं वही कह रही हूं, अभी कहानी में ट्विस्ट है, विच कैन हैपन ओनली इन इंडिया। गारंटर का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको कहा, मतलब अब बेसिकली कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन रीपे करना है। कल जाके अगर आप रीपे नहीं कर पाते हो, मतलब ये विजय माल्या की कंपनी अगर रीपे नहीं कर पाती तो मेरे को रीपे करना पड़ेगा, मतलब इस केस में मनमोहन सिंह को रीपे करना पड़ेगा। और आप लोग सब जानते हो, ये बात तो खुली है, दैट द कंपनी मेड अ डिफॉल्ट in repaying the loans. The company made a default in repaying the loans. Employees की सैलरी तक नहीं दी थी, लोन को रीपे करने तो दूरी की बात है। तो अब the company made a default and because the company made a default, अब जैसे मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंकर मेरे पास आएगा, तो अब विजय माल्या की कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया 550 करोड़ का लोन रीपे करने के लिए। सो दैट इज व्हाई द बैंक वेंट टू मिस्टर मनमोहन सिंह। जब मिस्टर मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला मिस्टर मनमोहन सिंह इज एन 52-year-old farmer who belonged to Uttar Pradesh. Yes, and when the records were found, his account was seized and he was told that now he cannot operate his account because he is supposed to give 550 crores to Bank of Baroda. He was like in a shock. इतने पैसे तो मेरे को ये भी नहीं पता है उसमें जीरोस कितने हैं, रीपे करना तो दूर की बात है। एंड when the bankers were asked about these things, the bankers said it was a technical error and we don't know how come this particular person became the guarantor of the loan given to the company. ये देखिए, ये वो मिस्टर है, bank account of a UP farmer, Mr. Manmohan Singh, was seized for being Vijay Malya's guarantor. In a bizarre incident, a nationalized bank has frozen the account of Manmohan Singh, a farmer. Nationalized bank is the Bank of Baroda, has closed the account of Mr. Manmohan Singh. I'll just play it again. In a bizarre incident, a nationalized bank has frozen the account of Manmohan Singh, a farmer, for being a guarantor to liquor baron Vijay Mallya, who is frozen करना मतलब सीज कर देना, अभी सील कर दिया, वैसा टाइप का। embroiled in charges of money laundering. Manmohan Singh is a farmer in Khajuria Naviram village under Bhilsara block of Pilibhit. When went to the bank to deposit money, was informed about the same. आपके बैंक में क्यों बंद किए खाते, पूरा मामला क्या है? वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने गए और बैंक कहती है आपके अकाउंट में कुछ नहीं हो सकता है, पहले आप 550 करोड़ रुपए दो हमें, उसके बाद आप आपका अकाउंट ऑपरेट कीजिए। तो पूछा, मतलब वो पूछता भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो बोला आपने विजय माल्या जी को गारंटी दी थी, मतलब विजय माल्या के बिहाफ पे हमें गारंटी दी थी कि अगर उन्होंने रिपे नहीं किया तो मैं रिपे करूंगा, अभी रिपे कीजिए। जमा नहीं करा हमने जी, क्यों जमा नहीं किए? तो आपका खाता अपने गारंटी ले रखी उनकी, किंगफिशर वालों के हाथ में गारंटी ले रखी है, ये किसने कहा था? मेरे साहब
बैंक के मैनेजर साहब ने कहा था हमें। फिर मैं जानते नहीं कौन है कौन नहीं, आप नहीं जानते हो? नहीं जानते। हम नहीं जानते विजय माल्या कौन है। आपने किसी विजय माल्या की गारंटी नहीं ली है? नहीं आपने विजय माल्या की गारंटी ली है तो नहीं देखा किया। था नहीं। The branch manager of Bank of Baroda's Pilibhit branch, Mangeram, told they have got a mail from the Mumbai regional office in this regard. हमें जो है ना हमारी नरीमन पॉइंट ब्रांच से मेल मिला था कि इनका अकाउंट जो है ना Manmohan These things can happen only in India. अब कहानी, असली कहानी क्या है, only these people know. यहाँ तक तो पहुंचती नहीं आम जनता तक बात, बट जो भी है, आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। गारंटी में क्या होता है, 1% gives a guarantee on behalf of somebody else to the creditor कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा। सो दिस इज द होल सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और इसी एक्ट में हम लोग पढ़ने वाले कितनी पार्टीज होती है, मेरे क्या राइट्स होंगे एज अ श्योरिटी, क्या ड्यूटीज होगी, इसके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होगी एज अ प्रिंसिपल डेटर, बैंकर के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, इसमें क्या सारे एसेंशियल्स है, यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो, दो है इंडेमनिटी एंड गारंटी। तीसरा जो टाइप का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट की हल्की सी झलक आपने फाउंडेशन में पढ़ी हुई है। बेलमेंट में क्या होता है, दो लोग होते हैं, वन पर्सन डिलीवर्स द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ओके, एंड एज सून एज द पर्पस इज ओवर द गुड्स आर रिटर्न बैक टू द बेलर, टू द ओनर। बेलमेंट आपने दो जगहों पे देखा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन में देखा था, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपने डिफरेंशिएशन देखा था बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओके, तो बेलमेंट में क्या होता है, एक व्यक्ति जो गुड्स का ओनर है वो अपने गुड्स किसी और को देता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द ओरिजिनल ओनर। ओके, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दिन भर में आप बहुत सारे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपको आपके क्लोथ्स ड्राई क्लीनिंग को देने हैं, आपके कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं, आपने ड्राई क्लीनर को दिए फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर ड्राइंग क्लीनिंग इट, एंड देन एज सून एज द पर्पस इज ओवर द गुड्स आर रिटर्न बैक टू यू। से आपका मोबाइल फोन खराब हो गया या आपकी वॉच खराब हो गई, यू गेव योर मोबाइल फोन टू द रिपेयर वाला पर्सन। क्या आपने मोबाइल फोन बेच दिया है? नहीं, आपने मोबाइल फोन का सिर्फ और सिर्फ पोजेशन दिया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज रिपेयर्स। जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है द गुड्स आर रिटर्न बैक टू यू। आपकी मोपेड है, उसकी सर्विसिंग करवानी है, आपने आपकी मोपेड सर्विस सेंटर पे दी है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सर्विसिंग। जैसे वापस कंप्लीट हो जाता है द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू यू। दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक पर्सन जो गुड्स का ओनर है किसी और को गुड्स डिलीवर करता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड एज सून एज द पर्पस इज ओवर द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द ओरिजिनल ओनर। उसी को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती है? दो। कौन से? बेलर एंड बेली। कौन सी दो पार्टीज होती है? बेलर एंड बेली। जो गुड्स का ओनर होता है ना उसको कहते हैं बेलर, और जो गुड्स का पोजेसर होता है उसे कहते हैं बेली। यहां पे गुड्स को सेल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पोजेशन दिया जा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड एज सून एज द पर्पस इज ओवर द गुड्स आर रिटर्न बैक टू द ओनर। पर्पस कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन मतलब से आपने एक शर्ट मटेरियल सिलाई से खरीदा और डिजाइनर को दिया टू स्टिच इट, तो यहां मॉडिफिकेशन हुआ है। या से आपके घर पे गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स जो आपको मिले थे, आपके 18th बर्थडे पे मिले थे, या जब आप सीए क्लियर हुए तो गोल्ड कॉइन्स आपको दिए गए। वो गोल्ड कॉइन्स आप देते हो रांका ज्वेलर्स में एंड यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू अ गोल्ड ब्रेसलेट। मॉडिफिकेशन हो सकता है, रिपेयर्स हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, यूसेज भी हो सकता है। यूसेज आपकी फ्रेंड जो है वो से क्लास में एब्सेंट थी कल, तो आज वो आई है, आपने क्या किया, आपके नोट्स उसको दे दिए कंप्लीट करने के लिए, और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है अगले दिन वो आपको आपके नोट्स वापस से लौटा देगी। यहां पे क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने आपकी बुक्स
किसी और को दी है, या बुक्स नहीं, या तो हो सकता है एक्टिवा, आपकी एक्टिवा आपने आपके फ्रेंड को दी है एक दिन यूज करने के लिए, उससे कहीं अर्जेंटली कहीं बाहर जाना था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और बेलमेंट का पर्पस यूसेज है। यू गेव हर द एक्टिवा फॉर यूजिंग इट, और जैसे ही उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है वो एक्टिवा वापस से आपके पास लौटा देगी। दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें बेलर के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं, बेली के क्या राइट्स है, बेली की क्या ड्यूटीज है। अगर गुड्स को कुछ नुकसान पहुंच गया, आपने आपके फ्रेंड को एक्टिवा दे दी, आपकी बुक दे दी, वो बुक डिस्ट्रॉय हो गई, गुम गई, एक्टिवा से शी मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी का कुछ खरोच वरोच आ गई, स्क्रैचेस आ गए और खराब हो गई, तो वैसे केस में क्या वो लायबल रहेगी? अगर कितने समय के लिए लायबल रहेगी? क्या उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा? अगर कंसिडरेशन ना भी है तो क्या बेलमेंट वैलिड है? इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हो एट CA इंटर इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पिछले साल ही एक ऐसा इंसिडेंट पुणे शहर में ही हुआ था। देयर इज अ वेरी फेमस होटल इन पुणे, JW मैरिट, सेनापट्टी बापट रोड पे। वहां पे क्या हुआ था, मिस्टर प्रीतम किनारा, मिसेस प्रीतम किनारा और उनके जो हस्बैंड थे, दे हैड गॉन फॉर डिनर इन JW मैरिट इन देयर मर्सिडीज बेंज कार विच वाज वर्थ 85 lakhs। तो आप लोग जानते हैं यूजुअली 5 स्टार होटल्स का सिस्टम होता है, इफ अ कार कम्स देयर इज वैले पार्किंग सिस्टम। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपकी गाड़ी की चाबी हैंड ओवर करनी पड़ती है, एंड देन यू गेट अ टोकन फॉर द सेम, एंड देन वंस यू आर डन विद द डाइनिंग, then you come back to the valet parking person, you show the token, the ticket, and then you get your car back। तो valet parking वाले को कार की चाबी देना is a contract of bailment। कैसे बताओ? यहाँ पे आप गुड्स के ओनर हो या नहीं हो? या नहीं हो? यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। आपने गुड्स का पोजेशन किसी और को ट्रांसफर किया है, ओनरशिप कर दी है क्या? क्या कार उनकी हो गई? नहीं। क्या किया आपने? ट्रांसफर पोजेशन for a particular purpose, and the purpose is for parking it। as soon as the purpose is over, as soon as the purpose is over, यहाँ पे as soon as the purpose is over, the goods are returned back to you। मतलब आप वापस से टिकट देते हो और अपनी कार जो है वो वापस से ले लेते हो। so this is nothing but it is a contract of bailment। कल जाके जैसे इस किस्से में हुआ है, अरे जब आपने गुड्स का पोजेशन दूसरे पर्सन को दिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, से एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गए, किसी ने चुरा लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा और कितने अमाउंट के लिए जिम्मेदार होगा? दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, जैसे इस केस में हुआ है। देखो, while dining at a restaurant in the 5-star JW Marriott Hotel on Senapati Bapat Road in Pune, little did Preetam Kinara and her husband realize that they will be left without their transport back home। क्या हुआ था यहाँ पे? The incident occurred on the July 29th between 9:30 PM and midnight। The couple handed over their Mercedes Benz to the hotel valet staff। उन्होंने अपनी कार वाले अच्छा, पोजेशन कैसे ट्रांसफर हुआ? चाबी देना इज a symbolic delivery of गाड़ी देना। याद है क्या? तुम्हें याद है? डिलीवरी 3 टाइप्स की हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। तो बुक देना इज एक्चुअल डिलीवरी, बट कीज हैंड ओवर करना इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। तो चाबी देना इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गाड़ी का पोजेशन हैंड ओवर करना। सो वो लोग 29 जुलाई को JW मैरिट में गए थे और उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी वाले पार्किंग वाले के स्टाफ को दी थी एंड रिसीव्ड अ टोकन इन एक्सचेंज। After having dinner, the couple went to the parking to claim their vehicle, but was surprised to find out that their car has been stolen। 85 lakhs की कार चुराई गई थी, and the case has been registered, and Chaturshringi police are investigating the case further। और बाकी डिटेल्स दिए गए हैं कि गाड़ी का नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी है, उसकी वर्थ क्या है, इन लोगों के नाम एंड वगैरह वगैरह जो भी है। बट वट एवर हैज हैपेंड नाउ, अगर इन लोगों को, मतलब मिसेस प्रीतम किनारा और उनके हस्बैंड को JW मैरिट के अगेंस्ट केस फाइल करना है, दे कैन फाइल अ केस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसी में उनके सारे राइट्स,
और वैले वालों की सारी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली दिस एक्ट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एक्ट. एंड यू ऑल नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्ट. तो ये एक्ट को पढ़ने में मजा आएगा. मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से क्लास में ही इस एक्ट को खत्म कर लो. 10 to 15 मार्क्स की along with the options ये एक्ट का वेटेज रहेगा. सो दीज मार्क्स विल बी इनटू योर पॉकेट इन द क्लास इटसेल्फ. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स घर पे देने की जरूरत ही नहीं रहेगी. इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट acts of your curriculum. So this will come under the contract of bailment. This will come under the contract of bailment. अगला जो है that is the contract of pledge. Pledge क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. Pledge इसके बारे में कभी आपने सुना है? What do you mean by a contract of pledge? Pledge क्या होता है? Pledge. Virtual students please जवाब दीजिए. Pledge का क्या मतलब होता है? अच्छा, प्रणव कह रहा है गिरवी रखना. ओके, सिक्योरिटी देना. गुनगुन कह रही है गिरवी रखना. ओके, कोई कह रहा है जो स्कूल में लेते थे वो प्लेज होता है. ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. फिर आप लोग कहते थे एक्सेप्ट वाल. चलो, अच्छा बेटा वो प्लेज की बात नहीं कर रहे हम लोग. यहाँ पे सिक्योरिटी वाले प्लेज की बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड. सुनो मेरी बात. सिक्योरिटी, हाँ ना, सिक्योरिटी की तरह जब आप आपकी एसेट को प्रोवाइड करते हो मतलब गिरवी रखते हो इज नोन एज अ प्लेज. जैसे आप लोग जानते हो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड वो कहता है जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे को रोना. तो आप क्या करते हो? आपके सोने को बेचते नहीं है, आपके सोने को गिरवी रखते हैं फॉर एज ए सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी पर्पस. मतलब बेसिकली वो आपको पैसे दे रहे हैं और आपके सोने को रख रहे हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी. आपको क्या करना होगा? जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से आपका लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रीपे करना होगा. समय के अनुसार अगर आप लोन का अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रीपे करते जाते हो तो फिर जैसे ही फुल रिपेमेंट हो जाता है आपको आपका सोना वापस मिल जाएगा. बट अगर ऐसा हुआ कि आपने आपके अमाउंट को रीपे नहीं किया है, अब ये जो बैंकर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड वो क्या कर सकता है? आपके सोने को बेच के अपने ड्यूज रिकवर कर सकता है. यहां पे जब आपने आपके सोने को गिरवी रखा है उसे कहते हैं एज इफ यू हैव प्लेज्ड योर ज्वेलरी. क्या क्या है आपने? यू हैव प्लेज्ड योर ज्वेलरी. यू हैव प्लेज्ड योर ज्वेलरी. इसको कहते हैं एज अ प्लेज. सो बेसिकली whenever you provide your assets as a security, whenever you provide your assets as a security, okay, and in this case physical possession of the assets is getting moved, it's getting transferred, is known as a pledge. वैसे तो immovable property को भी आप security की तरह देते हो, but immovable property को जब security की तरह आप देते हो that is a mortgage. मूवेबल प्रॉपर्टी जब कभी भी गिरवी रखी जाती है जिसका पोजेशन भी ट्रांसफर किया जाता है इज नोन एज अ प्लेज. प्लेज में भी दो पार्टीज होते हैं, प्लेजर, प्लेजी. इनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बहुत फेमस कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके, एंड इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड बोर्ड मेंबर मिस्टर प्रसाद ने कुछ समय पहले लास्ट ईयर मतलब अभी तो 2022 शुरू हो गया है, खैर इन द ईयर 2020 व्हाट ही डिड वाज ही प्लेज्ड अराउंड 6,40,000 shares of Reliance Industries Limited with the bank, and for which he got a loan of 103 crore rupees. So अब देखो यहाँ पे दो व्यक्ति है, मिस्टर प्रसाद एंड अ बैंक. मिस्टर प्रसाद ने क्या किया? शेयर्स, क्या एसेट्स होते हैं? अगर मेरे पास इंफोसिस के शेयर्स है, टीसीएस के शेयर्स है, अपोलो के शेयर्स है, रैनबैक्सी के शेयर्स है, क्या ये मेरी एसेट है? अरे हाँ या ना,
यस सो वैसे ही अगर मिस्टर प्रसाद के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स है, क्या ये मिस्टर प्रसाद की एसेट है या नहीं है? तो मिस्टर प्रसाद ने क्या किया है, अपने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स प्लेज किए विद अ बैंकर, और उसी के बदले में बैंकर ने क्या किया है, उनको 103 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है। अब जो भी लोन का रीपेमेंट का शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से ही विल बी पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। कल जाके अगर इन्होंने कोई भी डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, देन दिस बैंकर विल गेट द राइट टू सेल द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टू कीप द अमाउंट विथ हिमसेल्फ। मतलब द बैंकर कैन कीप दैट अमाउंट विथ देमसेल्व्स। हाँ, ऑफ कोर्स अगर कुछ सरप्लस होता है दे विल रिटर्न द सरप्लस बैक टू हिम, ओके। और अगर डेफिसिट होता है दे कैन डिमांड द मनी फ्रॉम मिस्टर प्रसाद। तो ये सारी चीजें कैसे रन होती है इनके बारे में वी विल बी लर्निंग इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर प्रसाद ओन्ड अ टोटल ऑफ 6,40,000 रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स व्हिच ही प्लेज्ड on 29th of June 2020 worth 103 crores. He currently holds 40,000 shares which he subscribed to in the company's right issue. तो जब ये शेयर्स प्लेज होते हैं, अगर राइट इशू हुआ है, बोनस इशू हुआ है, डिविडेंड आया है, तो कौन इसको क्लेम कर सकता है, ये किसका अधिकार है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ओके। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे हाँ या ना? और एक लास्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है विच इज यस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आपने फाउंडेशन अकाउंट्स में कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ा होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट्स इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जहां पे दो व्यक्ति होते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी। जो गुड्स का ओनर होता है वो कंसाइनर होता है, और कंसाइनर के गुड्स कंसाइनी बेचता है। तो ये गुड्स कंसाइनर के हैं, कैश जो आता है कंसाइनर का है, प्रॉफिट जो आता है वो कंसाइनर का ही होता है। कंसाइनी सिर्फ एज एन एजेंट कंसाइनर के बिहाफ पे बिजनेस करता है, जिसके बदले में उसको मिलता है कमीशन। दिस इज बेसिकली करता कोई एक है और भरता कोई और है, क्योंकि हम कहते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट the principal is responsible. Yes, for the acts of the agent, the principal is responsible. इसी को कहते हैं as a contract of agency. क्या कहते हैं इसको? Contract of agency. अब यही एजेंट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, मर्केंटाइल एजेंट, नॉन मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऐसा एजेंट हु डील्स इन गुड्स। मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऐसा एजेंट हु डील्स इन गुड्स, जैसे कि कंसाइनी। कंसाइनी इज अ मर्केंटाइल एजेंट, बट देयर कुड ऑल्सो बी नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स. Non-mercantile agents are those agents who deal in services. Who deal in services. जैसे कि a lawyer, a chartered accountant. They are non-mercantile agents. अगर कोई लॉयर केस फाइट कर रहा है in the court of law, वो उसका केस नहीं है. He is fighting the case on behalf of somebody else. He is fighting the case on behalf of somebody else. So he would be considered as a non-mercantile agent. वो services दे रहे हैं, goods में deal नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको कहते हैं as a non-mercantile agent. क्या कहते हैं उनको? Non-mercantile agent. He is dealing in services. He is rendering services, not dealing in goods. He is known as a non-mercantile agent. He is known as a non-mercantile agent. जैसे कि have you heard about Mr. Harish Salve? He is one of the very famous lawyers. Also a senior advocate who practices at the Supreme Court. Okay. उनका फोटो, एक मिनट, इनका फोटो बताते हो आपको, मिस्टर हरीश साल्वे का.
ये देखो, मिस्टर हरीश साल्वे. Yes, he's a lawyer and बहुत सारे फेमस लोगों के लिए उन्होंने केस फाइट किया है. वन ऑफ देम बीइंग सलमान खान. सलमान खान के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे that he was drunk and he was driving. And during that episode, he killed certain people who were sleeping on the footpath. So he was the person who fought the case on behalf of Salman Khan. हरीश साल्वे जो केस फाइट कर रहे थे, क्या वो उनके ऊपर के एलिगेशंस के लिए था? नो, इट वाज ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट मिस्टर सलमान खान. So basically he is providing services. He is fighting on behalf of somebody else. He will be considered as a non-mercantile agent for Mr. Salman Khan. Principal Salman Khan, agent Mr. Harish Salve. ये देखो, ये आप सब लोगों ने पढ़ाई होगा. So you have produced quite a lot of evidences in this case. Are you hopeful that you will be able to get a conviction in this case? I have done my level best. Of course, it's the human conduct that a person expects the success. However, everything is left to the honorable judge. Can you just explain to me one point, that if today, it seems as if there are 2 points on which today's judgment actually hinges. One, was it Salman who was driving the car, or was it Ashok who was driving the car? If judge accepts Ashok was driving the car, then the entire case goes. And of course, the second one of the culpable homicide. Whether if that section is not taken into consideration now, then of course the entire thing boils down to rational negligent driving, right? And drunk driving. Just explain that to us. See, our case is that we attribute knowledge to the accused, that he had the full knowledge in respect of the repercussions of his act. He was expected to take the care so that the valuable life should not have been lost. If he has not done it, he is liable for the offence under section 304 part 2. Being a person residing in the same area, having the full knowledge that there are the shops, there is the sharp turn of 90 degree, and he was required to take the proper precaution while driving, which he has not done. Mr. Garat, do you really think that you have been able to prove that the culpable homicide not amounting to murder beyond reasonable doubt? Have you been able to prove that? I have attempted to bring on record the material to establish that the accused has the knowledge that he should have taken precautions while taking the turn. Mr. Garat, if Salman is convicted today, will he be taken into the custody of the police and then taken to the jail right from here at the court premises? As per law, when a person is convicted, it means that he is proved as a convict, and therefore it is necessary that the person should be taken in custody forthwith. And one more question, Mr. Garat, the crucial evidence of Ravindra Patil, that is going to play a very, very इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बट पते की बात यह है कि यहाँ पे he would be considered as an agent for Mr. Salman Khan, because now if he is fighting a case on behalf of Mr. Salman, okay, he is doing things on behalf of somebody else. जब आप किसी और के लिए काम करते हो, आपको कहते हैं एज एन एजेंट, और जिसके बिहाफ पे आप काम करते हो उसको कहते हैं एज अ प्रिंसिपल. तो यही होता है एजेंसी के केस में. क्या प्रिंसिपल के राइट्स है, ड्यूटीज है, एजेंट के राइट्स, उसके ड्यूटीज, टाइप्स ऑफ एजेंट्स, एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. सो बेसिकली अगर ओवरव्यू देना हो, दिस एक्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. वी विल बी हैविंग 5 टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. ओके, कौन से पांच टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से बोलोगे? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. यस और नो गाइस? ओके. जहां तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, आप लोग जानते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय अ जनरल लॉ? वी विल रिफर टू दिस एक्ट ओनली इफ आवर कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट. एक्ट ने लिबर्टी दी है, 2 पार्टीज है, उनके जो मर्जी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में डाले. उनके कॉन्ट्रैक्ट
उनकी मर्जी उनका मन, उनको जो करना है वो कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस डाल सकते हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या लॉ मेकर्स को प्रॉब्लम होगा? नहीं। बट ओनली इफ देर इज अ सर्टेन पॉइंट अबाउट विच द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, देन वी विल रिफर टू द एक्ट। ऐसे ही लॉज को क्या कहते हैं? जनरल लॉज। हमारा पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल दीज एक्ट्स आर जनरल लॉज. So basically we refer to these acts only if our contract is silent. आपको जो टर्म्स डालने हैं आप डाल सकते हो. इनफैक्ट देखो, इवन इफ अ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस दे आर साइनिंग फॉर एनी मूवी, दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. बहुत बार आप देखोगे ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी होते हैं, मतलब बहुत फनी है. बट अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या लॉ मेकर को इससे कोई भी प्रॉब्लम होगा? जैसे शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान जब ही वाज शूटिंग फॉर बाजीगर मूवी, अनफॉर्चुनेटली there was a scene in which he was riding the horse and he met with an accident. Okay, और तब से he is scared of riding horses. So he makes it sure that whenever he is signing any contract with any producer for a movie, he makes it sure that there are no horse riding scenes in the movie. वो कहता है अगर ऐसा कोई सीन है तो मैं नहीं करूंगा, then you manage it on your own. But मैं नहीं करने वाला हूं. So this is a term that he put. और अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हमें प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा. अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार, वो कहते हैं आपको वीकडेज में जितना काम करवाना है आप करवा लीजिए, बट नाउ ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन संडेज. स्वैग है नाउ, और उस पोजीशन में भी है दैट ही कैन डिमांड सच टर्म्स. सो आपको जो टर्म डालना है आप डाल लीजिए. अगर अक्षय कुमार को इससे दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूसर को इससे दिक्कत नहीं है, तो क्या हमें इससे दिक्कत होनी चाहिए? नहीं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे है जहां पे बताया गया है कि कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस क्या सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में डालते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ वेरी जनरल लॉ. आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कर सकते हो. ठीक है. अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को इससे दिक्कत नहीं है तो लॉ मेकर को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं है. ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट इन रिलेशन टू सर्टेन टॉपिक्स वी विल रिफर टू द एक्ट. यस और नो गाइस? यस. तो एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मली अब इस एक्ट की शुरुआत कर लेते हैं. ये पीपीटी आपकी बुक में है? शायद नहीं होगा, एक बार चेक करो. तो ये पीपीटी आप लिख दो, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की शुरुआत करेंगे. टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट वी विल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसी के बाद मैं आपको छोड़ूंगी. सो फ्रॉम टुमारो वी कैन स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ये पीपीटी लिख दो. आई विल प्ले अ सॉन्ग फॉर यू ऑल एंड देन वी विल मूव अहेड. Now you can earn a master's degree from Germany with upgrade abroad. IVF प्रोसेस में 100%
think you are done with the writing part. Let us start with the topic. Okay. Contract of indemnity. पहला कॉन्ट्रैक्ट. कहां से शुरू होता है? यहां से, पेज नंबर 1 से. कहां पे चिपकाओगे ये स्टिक नोट? यहां पे चिपका देना, फर्स्ट पेज के इंट्रोडक्शन के वहां पे. ये कहां पे लिखा आपने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. दिशा, ये जो नोट्स है वो ऑलरेडी पिन किए गए हैं इन द चैट बॉक्स. प्लीज डाउनलोड द नोट्स. ओके, सुनो ना मेरी बात. इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस. इंडेमनिटी शब्द का क्या मतलब होता है बोलो तो? टू मेक गुड द लॉसेस. इसी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं. एक जो प्रॉमिस दे रहा है और दूसरा जिसे प्रॉमिस दिया गया है. जो प्रॉमिस देता है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफायर, और जिसे प्रॉमिस दिया गया है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे वादा किया है कि कल जाके आपकी कार को कुछ हुआ, वी विल मेक गुड द लॉसेस. इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया है, प्रॉमिसर है इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी को लीगल भाषा में कहेंगे एज द इंडेमनीफायर. क्या कहेंगे? इंडेमनीफायर. और जिसको ये वादा किया गया है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. क्या कहते हैं? इंडेमनीफाइड. ये वादा किस चीज के लिए किया गया है? इस प्रॉमिस के लिए किया गया है कि अगर आपको नुकसान हुआ, वी विल मेक गुड द लॉसेस. अगर आपको नुकसान हुआ तो वी विल मेक गुड द लॉसेस. नुकसान होगा ही, क्या ये जरूरी है? सो बेसिकली नुकसान हो भी सकता है, नुकसान नहीं भी हो सकता है. बट अगर नुकसान हुआ, वी विल बी मेकिंग गुड द लॉसेस. सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. जहां पे the performance of the contract is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. तो हो भी सकता है एक्सीडेंट हो, ना भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो. बट अगर एक्सीडेंट हुआ, वी विल बी मेकिंग गुड द लॉसेस. और अगर एक्सीडेंट ना हुआ तो फिर आपको कुछ भी भरपाई करके देने की जरूरत नहीं है. दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे वादा कर रहा है कि अगर नुकसान हुआ, वी विल बी मेकिंग गुड द लॉसेस. अगर नुकसान हुआ तो फिर वी विल बी मेकिंग गुड द लॉसेस. इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे एज द इंडेमनीफायर और मुझे कहेंगे एज द इंडेमनीफाइड. कभी कभार इंडेमनीफाइड को इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं. इंडेमनिटी होल्डर क्या कहते हैं बोले तो? इंडेमनिटी होल्डर. तो अगर नुकसान हुआ, ये इंडेमनिटी बॉन्ड को मैं लेके जाऊंगी, मैं कहूंगी कि देखो आपने वादा किया था कि अगर नुकसान होगा आप नुकसान की भरपाई करके दोगे. देखो मुझे नुकसान हो गया है, अब आप ये नुकसान की भरपाई करके मुझे दे दो. तो आई एम कॉल्ड ईदर एज द इंडेमनीफाइड और एज द इंडेमनीफाइड और द इंडेमनिटी होल्डर. क्या कहते हैं मुझे? इंडेमनीफाइड नहीं तो इंडेमनिटी होल्डर. सबसे प्राइमरी चीज जो होती है दैट इज टू मेक गुड द लॉसेस. अलॉन्ग विद दैट अगर पार्टीज अग्री करे तो, अगर पार्टीज अग्री करे तो दे कैन ऑल्सो कवर सर्टेन अदर थिंग्स इन द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अगर उनकी मर्जी है तो पार्टीज अगर चाहे वो मेक गुड द लॉसेस के अलावा दूसरी चीजें भी कवर कर सकती है इन द स्कोप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. वन ऑफ सच थिंग्स इज द कॉस्ट ऑफ सूट.
से फॉर एग्जाम्पल मैं तो अच्छे से इज्जत में सिग्नल पे खड़ी थी, कोई दूसरा बंदा आया, ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल एंड ही डैश्ड माई कार, उसकी गलती की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। उसकी कार तो क्या नॉर्मल सेंट्रो कार थी, मेरी BMW थी, तो मेरी बैंड बज गई। तो अब मेरी कोई गलती नहीं है। इट माइट हैपन कि इंश्योरेंस कंपनी कहे मैम यू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, और ये केस का जो भी खर्चा होगा हम आपको देंगे। तो अब अगर वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं और खर्चा वो देने को तैयार है, आई माइट फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, सो they are also giving me the money of the cost of suit. But sometimes it might happen, केस फाइल कर दिया है और केस का चक्कर आपको पता है कि जजमेंट तो नहीं मिलता है, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, and then we decide that we want to make an out of the court settlement or some compromise. वो बंदा सीएम का बेटा निकला, अब कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कुछ ऑप्शन बचा हुआ नहीं था। तब ऐसे केस में तो अब अगर इंश्योरेंस कंपनी इंसिस्ट करती है, आई माइट पे द कॉम्प्रोमाइज अमाउंट, दैट इज द आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का अमाउंट, एंड देन आई कैन ऑल्सो टेक द सेटलमेंट का अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बट देखो दिस मे डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, और ये हर सेशन में मैं कहने वाली हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल एक्ट, इट्स अ जनरल लॉ। We are going to refer the act only if the contract is silent. तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्कोप है वो आप ही बता सकते हो। इट इज गोइंग टू डिफर इन केस टू केस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। हम कोई भी स्टैंडर्ड चीजें ले डाउन नहीं कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ सूट कवर होता है नहीं होता है, अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज कवर होता है नहीं कवर होता है, बट एक चीज जरूर कवर होती है, तो ही इसको इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एंड दैट इज अमाउंट ऑफ लॉसेस। दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको नुकसान हुआ तो मैं आपकी ये नुकसान की भरपाई करके दे दूंगा। इसी को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, मैं चाहती हूँ सब लोग एक साथ डेफिनेशन रीड करें। वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी घर पे बैठे बैठे इस डेफिनेशन को मेरे साथ रीड करना है। कम ऑन टुगेदर नाउ। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है उसको क्या कहते हैं? नहीं, प्रॉमिस और मत बोलो, प्रॉमिस और प्रोमिसेस बहुत फाउंडेशन टाइप। नाउ वी आर इन इंटर। इंडेमनीफायर, promises to save the other. To save the other मतलब not literally save. Save मतलब to make good the losses. मतलब मैं इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ मतलब एक्सीडेंट होने से बचाएगी का सेव मतलब नहीं होता है। सेव इन द सेंस लॉसेस से बचाना। टू सेव दी अदर जिसको प्रॉमिस दिया है, जिसको हम नुकसान से बचा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? इंडेमनीफाइड। Caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. Any other person. Any other person means you have to remember that in a contract of indemnity, act of God will not be covered. Oh my God. ये पिक्चर आपने देखी है? अक्षय कुमार यहाँ पे परेश रावल की दुकान अर्थक्वेक की वजह से क्या हो जाती है पता नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या उसको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा? द आंसर इज नो। व्हाई नो? अर्थक्वेक, इज इट अ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन? नो, इट इज अ कंडक्ट ऑफ गॉड। इट इज yes, nature, act of God, and such losses are not covered in a contract of, अरे बोलो ना, indemnity, are not covered under the contract of indemnity. ये देखो ये एग्जाम्पल। Mr. X contracts with the government to return to India after completing his studies at the University of Cambridge and serve the government for a period of 5 years. तो गवर्नमेंट ने X को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा और कहा कि जैसे ही आपकी पढ़ाई हो जाती है आप इंडिया में आके हमें सर्व करना। तो ये बंदा पढ़ाई तो कर लेता है बट वापस इंडिया में आता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को इस चीज की वजह से नुकसान हुआ है।
सो नाउ उस केस में दैट पर्सन विल हैव टू रीइम्बर्स द गवर्नमेंट फॉर द सेम. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यहां पे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ. उसने वादा किया था कि वो आके सर्व करेगा गवर्नमेंट को 5 सालों के लिए. उसने वो वादा तोड़ दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ. अब उसको ये नुकसान की भरपाई करके देनी होगी. और मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि दूसरी कार आके मुझे ठोक देती है, दैट इज बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. तो चाहे नुकसान प्रोमिसर के कंडक्ट के वजह से हुआ है या किसी और के कंडक्ट के वजह से, फर्क नहीं पड़ता है. पते की बात यह है कि वो बंदे को नुकसान हुआ है, और अब क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, वी विल हैव टू मेक गुड द लॉसेस. 2 पार्टीज होती है. कौन सी 2 पार्टीज बताओ? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड को कभी कभार कहते हैं एज द इंडेमनिटी होल्डर. जो प्रॉमिस कर रहा है उसको कहते हैं इंडेमनीफायर, और जिसको प्रॉमिस दिया गया है उसको कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. बहुत बार ऐसा होता है, से अ पर्सन लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट. ओके, सो नाउ इफ ही इज अप्लाइंग फॉर अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कंपनीज एक्ट में भी देखा है आपने कि इफ यू अप्लाई फॉर अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देती है आफ्टर यू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, एंड वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. से आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट किसी और के हाथों में आ गया, तो सेम शेयर्स के बेनिफिट्स 2 बंदे क्लेम कर रहे हैं, कंपनी को तो नुकसान हो रहा है. तो तब उस केस में कंपनी आपके पास आ सकती है और कह सकती है आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की वजह से हमको ये नुकसान हुआ है, अब ये नुकसान की भरपाई आप हमें करके दे दो. That is nothing but it is a contract of indemnity. So where a person has lost his share certificate and he applied for a duplicate share certificate, company will issue him a duplicate share certificate only after he signs the contract of indemnity with the company. Getting this or no, my dear friends? यहाँ पे कुछ examples है, वो examples आप read करोगे as homework. कि रीड कर लू मैं? चलो कर लेती हूँ. 2 and 4, 1 और 3 तो रीड कर ही दिया है, 2 और 4 भी रीड कर ही लेती हूँ. A may contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a sum of rupees 5,000 advanced by C to B. In consequence, when B, who is called up to pay the sum of money to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124, that is in the contract of indemnity. ये देखो, X में agree to indemnify Y. X is agreeing to indemnify Y. X कौन है? Indemnifier या indemnified? Indemnifier. और किसको वादा कर रहा है? Y को. तो Y कौन है? Indemnified. For any loss that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over. If the tree then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. As simple as that. अगर ट्री गिरने के वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, मैं आपको ये नुकसान की भरपाई करके दे दूंगा. गिर गया ट्री, फेंस टूट गया, तो फेंस को रिपेयर करने का जो भी खर्चा है क्या एक्स को वाई को देना पड़ेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर ये घटना हुई और नुकसान हुआ, आई विल बी मेकिंग गुड द लॉसेस. दिस इज द एनालिसिस. ऊपर जो था दैट वाज द बेयर एक्ट, और इसी बेयर एक्ट का एनालिसिस है विच इज द सेम इन सिंपल लैंग्वेज. तो फटाफट में रीड करोगी, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क मी द सेम. ऊपर जो भी दिया था वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज थी. एनालिसिस इज simple language that is or that can be understood by all of us. Okay. So to indemnify means to compensate or to make good the losses. So loss का होना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉस नहीं है तो मैं किस चीज की भरपाई करूंगी, है ना? हाँ, बट लॉस होगा ये भी जरूरी नहीं है. बट अगर लॉस हुआ तो I will have to make good the losses. Then the contract becomes enforceable. अरे हाँ है ना?
So unless the promisee has suffered a loss, he cannot hold the promisor liable for the contract of indemnity. This loss can happen either by the conduct of the promisor himself, Cambridge University wala example, or by the conduct of any other person. But any loss that is caused by act of God or a natural event is not covered. Contract of indemnity can be either express or it can be implied. आप लोग जानते हो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हो सकता है, एक्सप्रेस वे या तो implied. एक्सप्रेस, हाँ, words are being used. Express मतलब words are being used. This could either be oral or it could be in writing. But आप लोग जानते हो बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस मोड से नहीं बनाए जाते हैं. By your conduct, by your conduct, we come to know that you have entered into a contract. Even indemnity, contract of indemnity, contract of indemnity, contract का ही type है. So it can be entered either orally or in writing or by your conduct. We come to know that you have entered into a contract of indemnity. So you have expressed to compensate the other from the losses. Yes or no, guys? ये contract है, contract है, contract of indemnity, contract of indemnity. All the essentials of a valid contract shall also be present over here. तो क्या proper offer होना चाहिए, proper acceptance होना चाहिए. Proper offer plus acceptance मतलब agreement. But हर agreement contract नहीं बनता है. Only those agreements which are enforceable by law become a contract. Means there should be an intention to create a legal obligation. Consideration होना जरूरी है. Capacity to enter into a contract. Major, sound mind are not disqualified by law. Consent होना जरूरी है. Consent free भी होना जरूरी है. Not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. आपका object lawful होना जरूरी है. मैं उसको कहती हूँ ये जो गुंडे लोग हैं जो सामने, उसको 2 थप्पड़ मार के आ जा. अगर आपको कुछ नुकसान हुआ तो मैं वो नुकसान की भरपाई कर दूंगी. ये मार के आ जाता है 2 थप्पड़, अगले दिन हॉस्पिटल में मिलता है. अब ये कहता है मैम चलो चलो हॉस्पिटल का खर्चा दो. Even if I don't give the kharcha, he cannot file a case against me. Why? Because the objective was unlawful. How can I enter into a contract with somebody to hit someone? क्या ये objective lawful है? So नहीं है. तो ये contract enforceable नहीं है. इसको हम indemnity नहीं कह सकते कि अगर तेको वो थप्पड़ मारने के वजह से कुछ नुकसान हुआ, I will make good the losses. क्या make good the losses? ऐसा नहीं हो सकता है. Yes or no, guys? So बहुत सीरियस दिख रहा है. ऑब्जेक्ट लॉफुल होना जरूरी है, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं. आपका अग्रीमेंट शैल नॉट बी सच दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड टू बी void. योर टर्म्स शैल नॉट बी वेग. योर टर्म्स शैल नॉट बी वेग. हाँ या ना? दे शुड बी क्लियर एंड दे शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे यूजुअली इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है. दे शुड बी इन राइटिंग, दे शुड बी साइंड, दे शुड बी डेटेड. जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है. तो अगर आपका उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, तो अब जब तक आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है. दे विल रिमेन अनएनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफेक्ट. आप सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करो तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल रहेगा. तो यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, ए आस्क्ड बी टू बीट सी. मैंने इसको बोला कि वो गुंडे लोगों को मार के आ जा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है. व्हाई? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज नॉट lawful. Yes or no, guys? Yes. अब देखो बस इतनी सी चीज बाकी है and then the concept comes to an end. 4th page खत्म हो गया. Indemnity is over today. जैसे ये खत्म हो जाएगा I will call it an off for today. Tomorrow we will directly start with the contract of
guarantee. देखो ना, rights of indemnity holder when sued. Okay, so now you can compel the indemnifier for three things. Three things: amount of losses, cost of suit, and the amount of compromise. ये देखो ना, amount of losses, cost of suit, and the amount of compromise. As simple as that. Any amount of compromise, any amount that you are compelled to pay in case you have filed a case, and any damages that you have suffered. तीन चीजें आप रिकवर कर सकते हो: amount of losses, cost of suit, and amount of compromise. Example already मैंने आपको बता दिया है. I was standing on the signal and a Santro car came and hit me from the back. और मैं केस फाइल करती हूँ, वो भी रिकवर, provided it is there in the contract. ये याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार नहीं है, you can only recover the amount of losses. वैसे ही कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट, मतलब कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का अमाउंट, वो भी आप रिकवर कर सकते हो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको अधिकार देता है तो. सो दिस इज द एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, और नीचे मैंने उसी का एनालिसिस दिया हुआ है, which is in simple language. So we can understand from the above provisions that in a contract of indemnity, the promisee, आप promisee ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कौन से शब्द को इस्तेमाल करोगे? इंडेमनिटी होल्डर. अच्छा, या तो इंडेमनीफाइड, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी. तो देखो, उसकी ऑथोरिटी मिलना जरूरी है फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ये ऑथोरिटी नहीं देते हैं तो फिर ये सारी चीजें वो रिकवर नहीं कर सकता. इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर ऑल द डैमेजेस, ऑल द कॉस्ट इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट, and any amount that he has to pay because of the compromise of the suit that was filed against the other person. Yes or no, guys? अच्छा, अगर indemnifier ने ये चीजें नहीं दी, indemnified क्या कर सकता है? indemnifier के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और ये अमाउंट को रिकवर कर सकता है. इसकी ड्यूटीज, इसके राइट्स है, इसकी जिम्मेदारी है ये चीजें देने की, और अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, दिस पर्सन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन, दैट पर्सन. समझ में आ रहा है? सो इंडेमनीफाइड कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द इंडेमनीफायर if he is not paying the amount of losses or the cost of suit or the amount of compromise. ये तो हमने breach of contract में ही मतलब फाउंडेशन में देखा था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, अब हम दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं और उसको वो चीज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिसका वादा उसने किया था इन द कॉन्ट्रैक्ट. एज सिंपल एज दैट. यस और नो गाइस? So this is all about the contract of indemnity. एक बार रिवाइज करती हूँ, then I will call it an off for today. बताओ, indemnity में कितनी पार्टीज होती है? बोलो, कौन से दो पार्टीज? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. कौन प्रॉमिस दे रहा है? इंडेमनीफायर. किससे प्रॉमिस दी जा रही है? इंडेमनीफाइड इज द प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉसेस. बट लॉसेस होगा ही क्या, ऐसा जरूरी है? बट अगर लॉस हुआ, क्या आपको मेक गुड करना पड़ेगा? तो क्या हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Performance of the contract is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. Along with that, now my dear friends, please tell me, और दो चीजें भी रिकवर की जा सकती है. कौन सी दो चीजें? Cost of suit and the amount of compromise. कौन प्रॉमिस दे रहा है? इंडेमनीफायर. किससे प्रॉमिस दे रहा है? इंडेमनीफाइड. This loss could happen either because of the conduct of the promisor or any other person. But any losses that have happened because of act of God or natural calamities will not be covered in the contract of indemnity. Yes or no, guys? So this is all for today. Thank you very much. I will see you all tomorrow. कल हम लोग शुरू करेंगे with contract of guarantee. Bye bye.